नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह है बग्गू का डिलक्स रूम। सीढ़ी के नीचे बरसाती डालकर बनाए गए इस मेकशिफ्ट रूम को इस घर के बड़े भाई साहब ने ये नाम दिया है डिलक्स रूम। बड़े भाई साहब चाहे मजाक में से डिलक्स रूम कहते हो, मगर बग्गू के लिए मजाक नहीं, सच है। बग्गू को अपने इस कोने से प्यार इस कदर कि आप इसे प्यार नहीं मोह कह सकते हैं। फुर्सत के क्षणों में बग्गू यहीं आकर सपने देखा करता है। हालांकि फुर्सत के क्षण उसके लिए निहायत ही मुश्किल है, पर जब भी मिल जाए वह अपनी कोठरिया में आकर पलंग पर पड़ जाता है और कोई ना कोई फिल्मी गीत गाता अपनी नायिका के सपने देखा करता है। जब से बग्गू की मूंछ फूटी है, उसके सपनों में बाकायदा एक नायिका आने लगी है, जिसका चेहरा जीतू धोबी की किशोर कन्या से मिलता है। धड़रा की सावन से, आवाज मालिश वाली की लड़की रेशम से, और भी बहुत सी सच्ची मुच्ची की और काल्पनिक लड़कियों का मेल जोल है। बग्गू के सपनों की नायिका जाने वो कौन होगी, कब, कैसे और कहाँ मिलेगी, बग्गू नहीं जानता, मगर उसने उसका नाम भी रख लिया है सपना। और तो और एक दिन तो वह घर की बड़ी भाभी जी के साथ विजासत माता का मेला देखने गया था। तो जब तक भाभी जी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर देवी के द्वार पर गईं और दर्शन करके धीरे धीरे उतर कर आई, उसे एक गुदने वाले से अपने उल्टे हाथ की कलाई पर गुदवा लिया था सपना। घर की छोटी भाभी जी या तन्नू दीदी उसे जब तक पढ़ाया करती थी, तो इतने अक्षर ज्ञान उसे हो गया था कि वह उसके अपने हाथ पर लिखा नाम सपना पढ़ ले। बग्गू अरमानों से भरा एक लड़का था, अपनी माँ की तरह स्वपनजीवी। उसका यह महत्वाकांक्षी मन उसकी कोठरिया की साज सज्जा में साफ झलकता था। पलंग के पीछे की दीवार पर उसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पोस्टर चिपका रखा था, जो उसे मन्नू नाई की दुकान से मिलता पोस्टर से फटा था, मगर उसने उसे सेलो टेप से चिपका कर जोड़ जाड़ लिया था। साइड की पुरानी दीवार पर जाने किस जन्म का बना एक आला था। बग्गू ने आले में एक छोटा आईना और कंघा रखा था। यह उसके जेब के कंघे से थोड़ा बड़ा काला कंघा था। आईने के पीछे सुगंधित साबुन का टुकड़ा और शैम्पू के पाउच की लड़ी वह रखता था। वह अपनी तनख्वाह के पैसे इन्हीं चीज़ों में खर्च करता था। उसे कौन से घर भेजने थे पैसे में सुगंधित साबुनों का शौकीन था, अतः हर बार अलग अलग ब्रांड का सुगंधित साबुन लाता था। बचपन में उसे देखा भी था, वह अपनी माँ को पैसा बचाकर स्वयं के लिए लक्स साबुन खरीदते हुए, जबकि गाँव भर की औरतें मिट्टी या सनलाइट से बाल धोती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मर्दों के लिए लाइफ बॉय आ जाता था। बग्गू की माँ भी निराली ही थी। ऐसे समाज में रंगीन सपना से भरपूर एक औरत जहाँ औरतों का सपने देखना सख्त मना था, बग्गू की माँ पर ही गया था। हिंदी फिल्मों का खास प्रेमी और रंग बिरंगे सपने देखने वाला इंसान, लिहाजा उसकी कोठरी में फिल्म गानों की कैटस का ढेर लगा था। वह अपने हाथ में आया पैसा ऐसी चीज़ों में खर्च करता था। खाने पहनने को तो घर मालिक दे ही देते थे। घर की छोटी भाभी जी ने बग्गू को एक पुराना टेप रिकॉर्डर भी दे दिया था, जिसमें डालकर वह अपनी कैसेट बजाया करता था और ठोक ठोक कर सही टेप रिकॉर्ड चलाया करता था। तन्नू दीदी भी अपनी कोई कैसेट पुरानी होने पर बग्गू को वही दे दी थी, और दीपू भैया ने अपना काला चश्मा बग्गू को दे दिया था। उसकी टूटी टंडी बग्गू ने फेविकोल से चिपका ली थी। खैर उसने क्या टूटा ही सही, उसके पास काला चश्मा तो है जिसे पहनकर वह थोड़ी हीरोगिरी कर सकता है। काले चश्मे ने भी जब तक अपने उसे माँ की याद दिलाई, जिसे वह बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था, फिर भी कभी भूलता नहीं। उसकी माँ भी तो एक बार कहीं से काला चश्मा पहनकर आई थी। नायलॉन की चपेल साड़ी पहन गूगल लगाकर मटकाते हुए जब गांव की सड़कों पर निकलती तो औरतें पेट पकड़कर हंसती थी। उसके पति यानी बग्गू के बाप ने उसे मारा था कि बड़ी हेमा मालिनी बनी फिरती, और सच में वो एक दिन भाग गई थी घर से मुंबई हेमा मालिनी बनने को। फिल्म की शौकीन तो वो सदा से ही हाथ में 2-4 रुपये ले आने की गाँव की वीडियो टॉक में घुसी मिलती, भले ही फिर आकर खसम की मार खा ले। वक्त बस वो पिक्चर जरूर देखती। फिर एक दिन गाँव में गुल्लन आया, जो बग्गू की माँ के दूर के रिश्ते का मेरा भाई लगता था। वो मुंबई में आया था, अपनी बहन के लिए लिपस्टिक भी लाया था। उसने बग्गू की माँ को बताया कि मुंबई में तो कैसे साड़ी शकल की औरत लिपपोत की हीरोइन बन जाती है। एक का भी चौक था, एक 60 नहीं जैसा बग्गू की माँ का है। अगले हफ्ते गाँव के लोगों को पता चला कि बग्गू की माँ गुल्लन के साथ बस में चढ़ गई। बस के दरवाजे पर टाटा करके हाथ लाते हुए गाँव गली में जो देखा उसे कहते हुए कि हीरोइन बनने जा रही है मुंबई। बग्गू की माँ ने सोचा कि कौन बग्गू की नाक पहुंचे, कौन उसकी चट्टी धोएगा। बग्गू का बाप शाम को गाँव लौटा, उसे पता चला तो उसने सिर ठोक लिया। जल्दी वह दूसरी बीवी ले आया। इस बार वो खुश था, इस बीवी ने इससे ज़्यादा मगरमाजी नहीं करनी पड़ती थी। नई बीवी आशा ने कभी सिनेमा ही देखी नहीं थी, वो तो घर के कामकाज में लगी रहती थी। आग में शर्मती थी। उसके पति के दोस्त भाई लोग घर आते तो उसके लिए चाय लेकर खड़ा रहती थी। बग्गू की माँ की तरह नहीं कि उगाड़ी मुँह सारे चमन की खाक छानती फिरती। फिर उस मतवारी ने तो रामलीला में सुपर का पारट भी कर डाला था। बेशरम मार खा लेती पर करती मन की थी। जिला अस्पताल जाकर कॉपर्टी लगवा आई थी, भले वो खसम को चुपे पर उसमें जबरी तो बच्चे पैदा करने का अपना बदन ढीला नहीं करना था। आशा को नानू कर करना जानती नहीं थी। जिला अस्पताल जाकर खसम की राय लिए कॉपर्टी लगवाने की हिम्मत कर लेना तो दूर की बात सो। इस बार बग्गू के नए भाई बहन भी दुनिया में जल्द जल्द आ गए और बग्गू के जी जंजाल बन गए। नई बीवी बच्चों में बाप का मन ऐसा रमाई। बग्गू बाप होते ना समान हो गया। जब देखो कुत्ते की तरह दुत्कारा जाए और गधे की तरह काम करता फिरता। और तो और बग्गू के लिए भैंस की पीठ पर सवारी करना, नदी में खड़े होकर अपने पाँव में मच्छियों में टोचा लगवाना, बंदर पर गुलेल चलाना जैसे अकेले खेले जाने वाले खेल भी दुश्वार हो गए थे। लड़कों के साथ सतौलिया खेलना और लकड़ी लेकर पुराने टायर और दौड़ाने का मुकाबला करना तो दूर की बात। वजह है कि बग्गू जहाँ भी दिखता लड़के चढ़ाने लगते। बग्गू की माँ भाग गई। बग्गू की माँ भाग गई जी हल्का करने के लिए बग्गू के पास एक ही चीज़ बची थी। बाप ठहरा लाता तो बग्गू उसमें से 2 चोरी से घूंट पी लेता। एक दिन बाप ने देख लिया तो पटाई हुई। बस बाप ने यह कहते हुए पीटा कि वो अपनी माँ का पर गया है। वो भी कभी दारू चैन से पीनी नहीं देती। जिद करती तो घूंट में भी लगाऊंगी। मारपीट के बाद बाप ने बग्गू का वो रान कहीं चकले में पड़ी सड़ रही होगी, जा तू भी भाग जा, मुंबई दल्ले का काम तेरी माँ ही दिलवा देगी। बग्गू गया, बहुत बुरा लगा, मारपीट से भी ज़्यादा बुरा लगा। और एक दिन वह भी बस में सवार हो गया। टिकट नहीं था, सुट कंडक्टर के पास के एक शहर में उतार दिया। 2 झापड़ सो लगाए। अभी तो और झापड़ बग्गू का इंतजार कर रहे थे। वह अभी इस अजनबी शहर में तो भूखा बेना सहारे, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, पेट पे हाथ धरे वो एक
मस्जिद के होटल पर सो गए। शाम की अजान हुई तो उसे नींद खुली। दूर की पट्टी पर मुल्ला जी छोटे तख्ते पर दुकान सजाए पाव बेच रहे थे। भग्गू उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। हाथ पास आने की हिम्मत तो उसकी नहीं हुई, मगर उसकी नज़रों में जाने क्या था। मुल्ला जी ने उसकी ओर एक पाव बढ़ा दिया और पूछा कि भूखा है क्या? तेरा नाम क्या है? अब कैसे बताता है कि उसका नाम भगवान दास और भग्गू है? जाने क्या लफड़ा हो जाए। सुबह पाव चबाता चबाता ही वहाँ से सरपट भागा। 2-4 गली मोहल्ले पार की कि एक चाय पर ठेला जो चाय के ठेले के सामने भी वैसे ही जाकर खड़ा हो गया। आंखों में आँच न ली, मुल्ला जी के सामने खड़ा हुआ था, मगर वो छंदर चाय वाला शायद मुल्ला जी की तरह दयावान नहीं था। उसने अपने मुँह पर ताव देते हुए भग्गू को घूर कर देखा। पूछा नहीं कि चाय पिएगा क्या? इतने में ग्राहक अगर बेंच पर बैठा तो पहले ही बैठ चाय सुड़क रहे थे। ग्राहक के स्पेशल चाय मांगी। मचंदर सेठ ने अपने यहाँ काम कर रहे लड़कों में से एक को आवाज़ लगाई, ये छोरा इधर दे। स्पेशल छोरा तपेली में से चाय डालने लगा। इतने में सेठ ने भग्गू से पूछा, क्यों रे, कब कसी धोबेगा? भग्गू ने हाँ में गर्दन गई तो उधर टोंटी वाली कोठी के पास ढेर पड़ा है, धोले और एक लाइन से जमा दे। सामने लकड़ी के पास पे सेठ ने उंगली से इशारा किया और हाँ फोड़ना मत ही, नहीं तो दूंगा दूंगे पे 2 लात। इस पर जाने कहाँ से भग्गू में विनम्रता उतर आई कि उसने कहा, जी सरकार, जी सरकार। इतना अच्छा संबोधन तो चाय वाले ने अपने लिए कभी किसी के मुंह से भी नहीं सुना था। अतः उसने माथा ऊंचा किया और गर्व से भरी आवाज़ से, छोरे तूने अच्छा काम करके बताया तो कल से चाय बांटने के लिए काम में लगा दूंगा, पर आज तो मुफ्त में काम करना पड़ेगा, खाली चाय दूंगा आज। भग्गू ने कहा। फिर कहा, जी सरकार। तो भाई के 3 छोरे खींची करके ऐसे। सेठ ने उन्हें धुड़कारा तो चुप हो गए। वो भी जो भी हो, भग्गू तो यहाँ मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई। और ये जी सरकार भग्गू ने कहाँ से सीखा होगा? निश्चित हिंदी फिल्मों से। अपनी माँ के साथ कितनी बार तो बीड़ी टॉकीज जाता फिल्म देखने। 2-3 घंटे कब निकल गए भग्गू को पता ही नहीं चला। रात 10 बजे सेठ ने ठेले पर बनी गुमटी के पतले खींच दिए और ताला लगा दिया। स्टूल सब अंदर रख दिए और घर चला गया। शाम को उसने भग्गू और 3 बड़े लड़कों को एक डंडी से चाय और 2-4 बिस्किट दे दी, जो बन्नी में बाकी बिस्किटों के नीचे रखे टूटे फूटे गए थे। भग्गू खैर तृप्ति हो तो नहीं हुई, पर पेट उतना कुलबुल नहीं रहा था। भूख से जूझने के बाद अब समस्या थी सोने की। उसने देखे बाकी 3 लड़के ने ठेले की छत पे गुदड़ियाँ निकाली थी और ठेले के नीचे आसपास बचा ली थी। वहीं फुटपाथ वाली भग्गू ने उसकी ओर आशा से देखा तो एक ने आँख मार कर कहा, टेंशन मत ले, हमारे पास सुलाएंगे चिपका के। रात के 1 बजे जब भग्गू गहरी नींद में सो रहा था, एक लड़की ने उसे भड़कर उड़काया, अभी सरकार के बच्चे उठ और जरा अपनी कैसे उल्टी कर। भग्गू को समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। वो आँख मलता हुआ उठ खड़ा हुआ तो लड़कों ने उसे धक्का देकर फिर गुदरी कर पटक दिया और उसे पेट के बल पटक कर उसके नीचे खींच दी। वह चिल्लाने को हुआ तो एक लड़की ने उसका मुंह बंद कर दिया। वैसे ही रात के इस पहर में उसकी कौन सुनता। सड़क पर वाहन तो छोड़ो, लोग भी नए के बराबर थे। बिल्कुल सन्नाटा। दूसरे दिन वही सन्नाटा भग्गू के मन में भी बसर गया। वह मुँह तारे काम करता रहा। उसने 1.25 महीने गुमटी पर गुजारी। उसकी तनख्वाह भी लड़कों ने छीन ली। फिर गुमटी भी उसका ठौर रही, क्योंकि आसपास के दफ्तरों में चाय बांटने जाता तो बाबू लोग उसे कुछ खिला पिला देते। कभी कभी पैसे भी देते जो वो छीनने के डर से अपने साथियों से छुपा लेता। सेठ रोज सुबह पाव चाय और शाम ढीले चाय बिस्कुट देता ही था। ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन गांव का एक ही बंदा बंसी उस गुमटी पर स्पेशल चाय पीने आया। वह भग्गू को देखते ही पहचान गया। बोला, तू भग्गू है ना? वही भग्गू जिसकी माँ भाग गई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी जरूरत तो सुख सागर में, वहाँ हम लोगों को गंगाधर के लिए एक पूछ की जरूरत है। चल मेरे साथ चल। सुख सागर गंगाधर की पूछ। भग्गू को समझ नहीं आ रहा था कि बंसी भैया ये क्या कह रहा है, पर उसके साथ हो लिया। जो भी हो, इस नरक से मुक्ति मिलेगी। और सच में वो जा पहुंचा। उसे सुख सागर का सागर ही लगा। सुख सागर उन लोगों के मकान का नाम था। गंगाधर भैया उनके 24 घंटे के नौकर। यहाँ तक कि खाना बनाने वाली नहीं आई तो वे खाना भी बनाते। खाना बनाने वाली आती भी चटनी सलाद रायता बनाने जैसे रसोई के ऊपर के काम को वहीं करते थे। इसमें गंगाधर भैया को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्हें तो भाइयों के साथ ही ठीठी करने का शौक था, मगर और भी तो काम थे ऊपर के जिनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते थे। सो गंगाधर भैया एक सहयोगी की जरूरत है। ऐसे सहयोगी जिसके चलते उनका आसन टिंगे नहीं और वे घर के सेवकों को सरताज रहे। यानी कि उनको एक सहयोगी हाथ नहीं पूंछ की जरूरत थी, जो उनके पीछे पीछे चले और वे जो काम बताएं वह काम करता रहे। इसके लिए उपयुक्त कोई कम उम्र का लड़का ही हो सकता था। ऐसा ही लड़का ढूंढने के लिए घर के बड़े भाई साहब ने बंसी को याद किया था। बंसी उनके एवं और भी कई घरों के लिए एक अनौपचारिक एजेंट था, जो जरूरत पड़ने पर सेवा या सेविका ढूंढकर दिया करता था। बंसी को अपना कमीशन मिल जाता था। और अभी सुख सागर में एक ऐसी सेवक की जरूरत थी जो बच्चा वो उम्र में कच्चा हो। बड़े भाई साहब ने बंसी से साफ कह दिया था कि 12 का भी वो तो चलेगा, पर जैसे भी लाओ अच्छी तरह कटवा देना कि उसकी उम्र 14 वर्ष है। इसलिए बंसी ने जब भग्गू को चाय की दुकान पर देखा तो उसकी बाँचें खिल गई। यूँ बंसी को दिख रहा था कि भग्गू की मूंछ नहीं फूटी और आवाज़ इतनी पतली है कि वो लता मंगेशकर का गाना भी गा सके। मगर उससे क्या, उसने भग्गू को सिखा दिया कि कोई भी उसकी उम्र पूछे 14 वर्ष बताना। भग्गू की तो ये बात समझाई थी, क्योंकि चाय वाले सेठ ने भी यही बताया था कि कोई उम्र पूछे 14 बताना। खैर भग्गू खुश था कि चाय की दुकान से उसे छुट्टी मिल गई। बंसी ने भग्गू सुख सागर के जो हरियाले ख्वाब बताए थे वो सच्चे ही थे, झूठे नहीं। सुख सागर तो सच में सुख सागर था। भग्गू को दोनों टाइम पेट भरकर खाना मिलता था। सुबह की चाय, इसके अतिरिक्त भी खाने पीने कोई ना कोई चीज़ उसे मिलती रहती थी। यहाँ तक कि टॉफी, गोली भी या मिठाई भी। कोई भी चीज़ खराब होने का डर तो ही गंगाधर भैया भग्गू को दे दी जाती थी। घर की बड़ी भाभी तो रोज प्रसाद चढ़ाती, वो भी सबको बांटती। घर वालों से लेकर गंगाधर और भग्गू सबको। जैसे ही बड़ी भाभी जी पूजा घर ले निकलती, भग्गू सब काम छोड़कर हथेली पर हथेली रखकर प्रसाद लेने की मुद्रा वहाँ खड़ा हो जाता। वैसे भी उसके काम तो घर भर में घूमने फिरने की। कभी गंगाधर उसे छत पर कपड़े सुखाने उतारने भेजता था, तो कभी बड़ी भाभी जी उसे तन्नू दीदी या दीपू भैया को जूते पहनाने हो या उनके बस्ते उठाकर बस स्टॉप तक छोड़ने आने
को बोल देती थी। दीदी और भैया से कोई नहीं समझे कि वे उम्र में बग्गू से बड़े थे, वे उससे छोटे बच्चे थे, मगर बग्गू क्या गंगाधर तक उन्हें तन्नू दीदी और दीपू भैया ही कहता था और बग्गू को भी यही सिखाया गया था। पर इससे बग्गू को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं थी, वह यह मजे में था। बड़ी भाभी जी यदि प्रसाद देती तो छोटी भाभी जी उसे अक्षर ज्ञान कराती थी। वे चाहती कि बग्गू अनपढ़ न रहे। दोनों भैया लोग गंगाधर को डांट देते थे पर उसे नहीं, शायद बच्चा समझकर हाँ काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। छोटे भैया बग्गू से सिर की चंपी करवाते तो करवा ही जाते, घंटों मना करने का नाम नहीं था, भले ही बग्गू के हाथ दुख जाए। बड़े भैया बग्गू से गिनकर 500 मुक्के लगवाते अपनी कमर पर। उनकी कमर में दर्द जो रहता था। अम्मा जी भी जो दिन भर रामायण बजती रहती थी, वह भी जोर जोर से अक्षर जोड़ जोड़ कर, वे भी लगभग अनपढ़ ही थी, कभी स्कूल नहीं गई थी। उसे उन्हें बस गिनना और रामायण वाचना ही सिखाया गया था। अम्मा जी को अपनी रामायण जी में अगाध श्रद्धा थी और दोनों बेटों को अपनी अम्मा जी में। वे अम्मा जी के आगे अपनी बीवियों को भी नहीं सुनते थे। बग्गू से अम्मा जी का बस ऐसा ही कुछ काम पड़ता, जैसे अम्मा जी मंदिर जाए तो उनके साथ जाना और बाहर खड़े रहकर उनकी चप्पल की रक्षा करना, लकड़ी का हाथ लेकर अम्मा जी की पीठ को जाना, अम्मा जी के घुटनों पर बांधने के लिए पड़ोस के घर से खट्टूमाड़े के पत्ते लाना। बस इसी तरह के कुछ छोटे मोटे काम कभी कभी तन्नू दीदी और दीपू भैया उसे अपने साथ बैडमिंटन में खिला लेते थे। आज से यह कि सुख सागर में बग्गू एकदम मजे में था। फिर बाइस्कोप वाली घटना हुई, उसके बग्गू को कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ किया नहीं थी। बस बग्गू की दिनचर्या में बदलाव हो गया और वह सीनियर हो गया। गंगाधर की आदत थी औरतों पर चुपके से ताक झाँक करने की। वैसी फिराक में रहता था कि बर्तन वाली जब बर्तन मलने में व्यस्त हो और खुदा न खास्ता उसका पल्लू कुछ सरक जाए तो कैसा मजा रही। खाना बनाने वाली ताक पर तो से सामान उठाने स्टूल पर चढ़े उसकी पिंडली दिख जाए तो क्या खूब। वह छत पर जाकर भी खड़ा रहता है कि पड़ोसियों को थोड़ा नैन मटक्का हो जाए तो जरूर सरा सुरूर आए। उसकी इन हरकतों को किसी औरत ने नजरअंदाज किया तो किसी ने साथ दिया, पटाई कभी नहीं हुई, शायद इसलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। उस दिन छोटी भाभी की सहेली की सास मर गई थी और वे मैयत से होकर आई थी। अम्मा जी का साफ निर्देश है किसी के मरने में जाकर आने पर घर का कोई भी सदस्य अपने कमरे के बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर सबसे आगे बने सार्वजनिक बाथरूम में नहाया जाए और नहाकर पहनने के कपड़े मैयत के लिए घर से निकलते पहले ही बाथरूम में टांग कर जाए ताकि छुआछूत न हो। सो छोटी भाभी जी वैसा ही करने वाली थी। भाभी जी नहाने घुसी कि गंगाधर ने बग्गू को बुलाया। क्या वे बाइस्कोप देखेगा मुफ्त में? बग्गू को याद आ गया कि गांव में कभी कभी बेले ठेलों के भगत आने वाला बाइस्कोप कैसे रील चलती जाती थी और फोटो आगे बढ़ते जाते थे। कभी हेमा मालिनी तो कभी ताजमहल। एक फोटो अमिताभ की तो दूसरी कुतुब मीनार की। वैसे अमिताभ और कुतुब मीनार में अंतर ही क्या था? बग्गू की माँ तक बाइस्कोप शौक से देखती थी। सो बाइस्कोप का नाम सुनकर बग्गू के मन में चाव उतर आया। टीवी पर तेज भागती तस्वीरों की चलती बाइस्कोप तो बाइस्कोप था, उसका अपना ही मजा था। सो बग्गू ने जोश में हामी भर दी और पूछा कहाँ है बाइस्कोप? गंगाधर ने बाथरूम के दरवाजे की होल की तरफ इशारा कर दिया जिसके भीतर छोटी भाभी जी नहा रही थी। बग्गू को इस प्रस्ताव पर इतना ही बुरा लगा जैसे किसी ने उसकी माँ को नहाते हुए देखने को कह दिया। बड़ी और छोटी भाभी जी उसे माता भी लगती थी। या कहो बग्गू ने के मन में दोनों भाभी जियों को भीतर ही अपनी बिछड़ी माँ को ढूंढ लिया था। खासकर छोटी भाभी जी में जो उसे पढ़ा भी देती थी, खाने पीने को भी देती थी और हमेशा उससे कोमलता से ही बात करती थी। खैर ढीठ गंगाधर को बग्गू के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बग्गू से कहा ठीक है तो तू चौकीदार कर, मैं तो बाइस्कोप पर देखूंगा। उसने बग्गू को बता दिया कि कोई का आता दिखे तो बग्गू मुँह से क्या आवाज़ निकालेगा कि गंगाधर सतर्क हो जाए। बग्गू ने हामी भर दिया, आवाज़ निकाल कर भी बता दी। ड्रिल प्रैक्टिस के बाद गंगाधर ने सीधे बाथरूम के ही हॉल पर झुककर अपनी एक आंख उस पर रख दी और दूसरी बंद कर ली और ऐसा मगन हो गया कि उसका दिमाग तो क्या उसके कान भी साग छोड़ गए। अब उसे किसी आर्ट का भान नहीं था। कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि बग्गू को बाहर के गेट की जाली पर बड़े भैया की झलक दिखाई पड़ी। वे भीतर आते उससे पहले ही बग्गू वहां से खिसक लिया। आवाज़ करके गंगाधर को सतर्क करना तो दूर की बात और गंगाधर पकड़ लिया गया रंगे हाथों। बस उसी दिन गंगाधर की सुख सागर से विदाई हो गई और नाना बग्गू अनायासी चीफ सेवक बन गया। उससे काम ऐसी फुर्ती और होशियारी संभाला कि घर के लोग बग्गू के कायल हो गए। सुख सागर उसका स्थायी वास हो गया। अब यही उसका घर था, यही उसका परिवार, यही उसका संसार। पूरे 8 साल पलक झपकते गुजर गए। अब बग्गू की मूंछें फूट गई थी, वे बालिग हो गया था, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। बड़े भैया ने कहा भी बग्गू तुम्हें पैसा घर तो भेजना नहीं होता, अब तुम्हें बड़े हो गए, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, तुम्हारी तनख्वाह उसी में जमा करवा देंगे। कब तक हम तुम्हारा रुपया अपने पास जमा रखेंगे। दरअसल अब तक की व्यवस्था यह थी कि बड़े भैया बग्गू का पैसा जमा कर रहे थे। जितना उसे हाथ खर्च के लिए चाहिए होता था मांग लेता था और अपने सब शौक पूरे करता था। जैसे अक्सर रविवार की शाम जब बाकी सब लोग बाहर ही खाने वाले हों, अम्मा जी के लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें खिलाकर सिनेमा चले जाना। यूँ दिवाली पर उसे नए कपड़े दिलाए जाते थे। फिर भी कभी कभी वह अपने पैसे से कोई छेला सी कैप या टी शर्ट ले आता था। तेल साबुन तो वह खरीदता ही था। कुछ चीज़ें उसे भाभी जी लोग भी देती थी जिन्हें वह अपना कोटरिया में लाकर रख लेता था। मगर उसका सबसे खास पोजीशन था उसका टेप रिकॉर्डर और वह चौकट आईना जो उसके आले में रखा था। फ्री टाइम में वह जमकर कैसेट सुनता और जोर जोर से फिल्मी गाने गाते हुए काम करता तो कोई उसे कुछ कहता नहीं था। बेशर्ते तन्नू दीदी या दीपू भैया के एग्जाम ना चल रहे हों। अपनावा तो इतना हो गया था कि बड़ी भाभी जी ने तो तन्नू दीदी से बग्गू को राखी भी बंधवा दी थी। क्या पता है अपनापा नहीं समझदारी हो, शुद्ध समझदारी। ऐसा हो भी तो यह बग्गू नहीं सूंघ पाया। वह राखी बंधवा कर इतना भाभी हो गया कि तुरंत बाजार जाकर तन्नू दीदी के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लाया था। घर में कोई मिठाई जैसी जलेबी आती तो बग्गू को भी दी जाती। एकदम ताज़ा ताज़ा और गरम गरम भरे तख्त पर बैठी अम्मा जी चिल्लाती रहती थी क्यों इस मुँहे को बिगाड़ रही हो, शुद्ध घी की जलेबी देना ही है तो किसी बामन को बुला कर दो, कम से कम तुम लोगों के खाते पुण्य तो जमा होगा। मगर दोनों भाभी जी लोग अम्मा की ऐसी बातें एक शान से सुनकर दूसरे से
निकाल देती हूँ। अम्मा जी वो बड़ी विचित्र जीव थी। बात अम्मा जी घर के बीचों बीच बने चौगान में एक तख्त पर बैठी हर वक्त रामायण जी वाचा करती थी। बीच बीच में नौकरों को ललकारा करती थी, बहुओं को ताने दिया करती थी। अम्मा जी के ताने इतने मौलिक और बीटी हुआ करते थे कि उनको जमा करने पर आराम से एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जा सकती है। बेटों से तो वे लाड़ प्यार से बात किया करती थी। बेटों को ताना देने का मन हुआ है तो उनके लिए अम्मा जी कहना था, समृद्ध खजाने में बस एक ही ताना था, कैसी डरपोक औलाद पैदा की है मैंने। जब देखो लुगाई के घाघरे में घुसे रहते हैं। अम्मा जी को अपने लड़कों की सब बात अच्छी लगती थी, सिवा उनके पत्नी प्रेम के दोनों 40 पार निकल जाने पर भी अम्मा जी के आज्ञाकारी बने हुए थे। अम्मा जी के दिए संस्कारों के मुताबिक धर्म ध्यान भी करते थे। विधि विधान से पूजा पाठ करना, श्रावण जी के रोज छिपरा स्नान करके जनेऊ बदलना, कोई स्वामी महाराज या गुरु नगर बिहार पर आए तो उन्हें घर आमंत्रित करना, पधरावनी करना और उनसे अपनी बीवी बच्चों का आशीर्वाद दिलवाना वे कभी नहीं भूलते थे। अम्मा जी को रात सोने का वक्त हो जाने पर हाथ पकड़ उनके पलंग पर छोड़ाने का काम भी दोनों बेटों में से कोई एक करता था। कभी कभी तो दोनों भी एक दाएं एक बाएं से माँ को पकड़कर ऐसे चलते कि ये तरस से देखे वो मेरे राम लखन जियो राम लखन गुनगुनाए बगैर न रही। अम्मा जी की अपनी रामायण जी में जो आगाज श्रद्धा थी उस पर दोनों बेटे यथावत निभाते, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपने मन में उस ग्रंथ के प्रति वैसी श्रद्धा पाल ली थी। रात को अम्मा को बिछौने पर ले जाने के बाद वे रामायण जी को भी सुलाने ले जाते। उस पुस्तक के लिए बने खास आले में तो चांदी की पतरी से मड़ा था और पुस्तक जब पलंग यानी लकड़ी की रहेल सहित आले में बिराज जाती तो उसे गोटा किनारे लगे लाल मखमली कपड़े से ढक कर दिया जाता था। अम्मा जी के साथ रामायण जी भी सो जाती, मगर खर्राटे सिर्फ अम्मा जी भरती। इस तरह सुख सागर में सब अच्छा ही चल रहा था। बग्गू को भैया और भाभी लोग साथ में बेटा जोड़े बगैर कभी न बुलाते। बग्गू बेटा इस तरह बार बार गूंजता ही लगता। भगवान दास का सरनेम बेटा है। बेटा होने के जोश में बग्गू भी दोगुना काम करता। गंगाधर की तरह उसने कभी यह फरमाइश नहीं की कि उसे एक पूछ की जरूरत है। झाड़ू पोंछे वाली, कपड़े बर्तन वाली, खाना बनाने वाली आती जाती ही थी। बाकी 24 घंटे का तो बग्गू ही था, जिससे कभी भी पाँव की मालिश करवाई जा सकती, पीठ दबाई जा सकती थी। घर देर से आने पर रात को 2 बजे जिसे उठाया जा सकता। ड्राइवर ने आने पर गाड़ी भी चलवाई जाती थी। भैया लोगों ने बग्गू को भी लाइसेंस दिलवा दिया था। झाड़ू पोंछे वाली के साथ वो जाले पर झाड़ता, कपड़े वाली के साथ कपड़े डोरी पर डालता, बर्तन वाली साफ करे तो उन्हें पहुंचकर चीखे में जमाता, खाना बनाने वाली के साथ आलू छीलता, सब्जी काटता, मिक्सी चलाता, उसके जाने पर रसोई का प्लेटफॉर्म धोता वगैरह वगैरह। मगर एक दिन लहरों की आवक जावक की लय में समझ बहुत सुख सागर में तूफान आ गया। अम्मा जी के पास खूब रकम सामान था, जिसमें से कुछ उन्होंने दोनों भगों को आधा आधा बांट दिया था, मगर सारा नहीं। अम्मा जी इतनी मूर्ख भी नहीं थी कि सारा खजाना ऐसा खाली कर दें भगों की लारी सूख जाए, उसका टपकते रहना जरूरी था। सो अम्मा जी ने कुछ गहने अब भी अपने पास रख लगे थे। कुछ तो गलाकर सोने की डालियाँ बना ली ताकि तन्नू की शादी के निमित्त और दीपू की भाभी बहू के लिए जरूरत पड़ने पर नई डिजाइन का कुछ गढ़वा सके। क्या पता उनके जीते जी दीपू की लाड़ी आ जाए और उसे छोरा छरी का कुछ हो जाए तो फिर वे सुवर्ण सीढ़ी भी तो बनवाएंगी। ऐसे सपने देखने में अम्मा जी से एक चिल्ली से कोई कम नहीं था। खैर यह सब होता उससे पहले एक और काम आ गया। वे मंदिर गई थी। स्वामी जी ने कहा था कि मंदिर का स्वर्ण कलश बनाने की योजना है। उसके लिए उनके शिष्यों श्रद्धालुओं में से जिसने जो बने उतना करना है। बस उसी के लिए अम्मा जी ने उस रोज अपनी तिजोरी से 9 तोला सोना निकाला और एक लाल बटुआ अनुमा थैली में डालकर अपनी छोटी सी जिस तकियनुमा गद्दी पर बैठती थी उसके नीचे रख दिया और रामायण जी बाजने बैठ गई। सुबह नहाते ही वे तिजोरी सोना निकाल लाई थी और शाम को संध्या आरती के लिए मंदिर जाने के लिए साथ ले जाने हेतु उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला तो सोना थैली सहित गायब था। बस अम्मा ने वो कोहरा मचाया कि पूछो मत। अम्मा ने कहा पुलिस में रपट लगाऊं, जो कोई बेचने जाएगा सो पकड़ा जाएगा। बड़े भैया ने मना कर दिया। बावरी हुई हो अम्मा जी, जरा सी बात में पुलिस को घेर दिखाओ कि सोना मिल गया तो कौन सा पुलिस तुम्हें वापस दे देगी। बड़े भैया ने कहा तो अम्मा जी चुप कर गई। उन्होंने फिर पुलिस की बात नहीं की, मगर मन में तो हलचल मची हुई थी। पूरे 7 दिन हो गए थे सोना। अम्मा जी दिन भर बड़बड़ाती और ताने मारती रहती थी। भगवान को उन्होंने ताना मारा कि उन दोनों के हाथ पैर चलते नहीं, जब देखो पड़ी अड़लाया करती हैं तभी तो इतने नौकर चाकर लगते हैं। घर में पीसा लगता देखकर गरीब मन खराब होती। कितनी देर लगती है, मगर इन्हें तो झाड़ू वाली भी चाहिए, मालिश वाली भी चाहिए, बिस्तर में चाय भी चाहिए। खुद तो फली भी फोड़ के दो नहीं करती। इनका बस चले तो पौंधे दिलवाने को भी बाही रख ली। अम्मा तिक्त स्वर में उलाने देती। पोंछा लगाने वाली आती तो अम्मा अपने तख्त पर बैठी बैठी झाँक कर देखती वह अब किस कमरे का पोंछा लगाने गई है और फिर उसी दिशा मुँह करके कहने लगती, जिसने मेरा सोना लिया है उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसका घर फूट जाएगा। पोंछे वाली मुंह में पल्लू लिए खींचती हंसती। मगर धोबिन को जब यही ताना दिया तो वह इतनी जोर से पूरे 60 कपड़ों का गट्टा फेंक कर चिल्लाई कि गट्टा सीधे बग्गू की नाक पर लगा और वह टूटते टूटते बची। धोबिन तो इतनी गुस्सा थी कि सांप को उलट कर अम्मा जी पर मार गई कि जो गरीबों पर झूठा इल्जाम लगाता उसी का सत्यानाश होगा। रोटी बनाने वाली ने तो अम्मा के ताने सुन सुनकर काम ही छोड़ दिया। बोली हम पर बुरा समय आ गया। जब तो दूसरों के घर रोटी पो रहे हैं, आप पर हाथ पैर ही चला रही हैं। भीख तो नहीं मांग रहे, फिर भी चोरी का शक करते हो तुम। तुम्हारे यहाँ कल से नहीं आएंगे। दोनों भगवान ने हाथ जोड़कर सासू की तरफ से माफी मांग ली। इस पर भी केसर बाई टस से मसने हुई। लगाया काम छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं कि बग्गू का नंबर नहीं आया। अम्मा कहना था जिसकी माँ भाग गई हो उसका क्या ईमान धर्म होगा और क्या संस्कार। इस निगोड़ी की बरसाती लाओ और उससे पर चढ़ाया तुम लोगों ने। पर बग्गू बुरा मानता। उससे पहले दोनों भाभी जी लोग उसे कुछ कर लेती। अम्मा जी को तो तुम जानते हो बग्गू, हमें तो तुम पर पूरा विश्वास है, तुम तो हमारे बेटे जैसे हो। बग्गू भी जानता था कि उसके नाम से बेटा शब्द कभी अलग नहीं हुआ था। भले अम्मा जी ने उसे कभी बेटा ने कहा हो, पर दोनों भैया और भाभी उसे
बेटा कहकर पुकारते थे। बग्गू बेटा दोनों भाभी लोगों से समय निकाल कर पढ़ाया भी करते थे। सो बग्गू को अक्षर ज्ञान भी हो गया था। भाभी लोग का प्यार देखकर भावना में बहकर उसने अपनी माँ के भागने का राज भी घर वालों को कब का ही बता दिया था। तभी तो अम्मा जी बीच बीच में बग्गू के लिए यह ताना भी हवा में छोड़ देती थी कि देखना मेरा सुन्ना बेचकर भाग जाएगा ही, हीरो बनने मुंबई का टिकट कटा लेगा और अपनी नाक तो कब की कटा चुका है। नाक वाली बात अम्मा जी ने इसलिए कही थी कि भाभी जी लोगों की सह के चलते अम्मा जी के तानों का बग्गू बुरा मानने के बजाय फिक्स से हंस देता था या किसी फिल्म धुन की सीटी बजाते हुए काम करता रहता था। इस तरह पूरे 7 दिन निकल गए थे। अम्मा का सोना गुम हुए। अम्मा जी स्वामी जी के दरबार भी नहीं गई थी। खाली हाथ जाने का मन नहीं हुआ। आखिर वे सोना लेकर जाने वाली थी उस दिन। 7वें दिन तो खुद स्वामी जी का ही बुलावा आ गया कि सेठानी आने वाली थी तो अब आई क्यों नहीं। फिर तो स्वामी जी 2 महीने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, उसके बाद ही लौटेंगे। सो वे मिलने आ ही जाएं। इस दफे दोनों बेटे बोले चलो अम्मा यूँ कली ना काटो, सोना चला गया उसमें तुम्हारा क्या दोस्त जो तुम स्वामी जी को मुँह दिखाओ। 9 तोले सोने की कीमत का पैसा हम अपनी तरफ से दे देंगे कलश के लिए, ये तो पुण्य का काम हम कर देंगे। सो अम्मी चली स्वामी जी के द्वार। इस बार दोनों बेटे साथ बात दुनिया जान की कई बात हुई। इस बारे में की मंदिर का स्वर्ण कलश बनवाने के लिए स्वामी जी किन किन स्रोतों से धन इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे अम्मा सहित उनके दोनों बेटों को इस महती कारज में अपना भी योगदान देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा धन देगा और चंदा इकट्ठा करेगा उसे कलश स्थान पूर्व होने वाले यज्ञ में जजमान बनने का मौका मिलेगा। स्वामी जी ने बंसी पर गाजर लटकाई। यह बात सुनकर अम्मा जी भी 7 दिन से खोया हुआ जोश वापस आ गया। उन्होंने खुश होकर पुकारा भरा और उम्मीद भरे गर्व से अपने दोनों बेटों की ओर देखा। अब अम्मा जी को लगी स्वामी जी को सोना घूमने की बात बता ही देनी चाहिए। बेटे पुलिस को बताने को मना कर रहे हैं पर स्वामी जी को बताने को तो नहीं। सो उन्होंने बेटों के सामने ही पूरा किस्सा स्वामी जी को बताया और लगे हाथों पाए भी पूछ डाला कि चोरी कैसे पकड़ी जाए। सो रामायण जी में श्रद्धा है तो राम सलाह का प्रश्नावली में पूछो। स्वामी जी ने उपाय बताया यह कैसे करना है। यह बताने की जरूरत स्वामी जी को नहीं पड़ी। सुख सागर में कई बार राम सलाह का प्रश्नावली की सहायता ली जा चुकी है। सो वे लोग जानते थे कि यह कैसे करना है। यह करार पाया कि मंगलवार की सुबह घर के सब सदस्य नहाकर रामायण जी पर फूल चढ़ाएंगे। फिर दोनों भाभी लोगों में से एक के सहित स्नान करके आसन पर रामायण जी के सामने बैठेगी और आंख मूंद कर भगवान का ध्यान करेगी। फिर राम सलाह का प्रश्नावली के किसी एक कोष्टक में उंगली रखेगी। हर कोष्टक से अगलवा 10वां अक्षर लिखती जाएगी। धोबन, खाने वाली, मालिश वाली, झाड़ू पोंछने वाला, ड्राइवर, पेश के कपड़े वाला, केबल वाला, हर किसी का नाम लेकर अलग अलग राम सलाह के उत्तर मांगे जाएंगे। जिसके नाम पर सुनो सत्य असीस हमारी प्रवेश नगर कीजिए सब काजा मुंद मंगल में संत समाज सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारी जैसे चौपाई आएगी। वह निर्दोष जानकर बख्श दिया जाएगा। उससे आगे कोई पूछताछ न होगी मगर जिन जिन के नाम पर उधरे अंत ने हुई निभाऊ विधिवत सुजन कुसंगत पर आई वरुण कुबेर सुरेश समीरा जैसी चौपाई आएंगी। उनके सब के नाम की पर्ची बनाई जाएगी। हथेलियों के बीच अच्छी तरह खंगाल कर पर्चियाँ भगवान के सामने डाली जाएंगी। उनमें से एक पर्ची आँख मूंद कर उठाई जाएगी। इस आखिरी पर्ची पर जिसका नाम निकले वही चोर। तो सब कुछ तय हो गया। बस एक गड़बड़ हुई कि छोटी भाभी छूने से बैठ गई। अम्मा जी बड़बड़ाई भी जब भी कोई काम पड़ता है ये धन से छूने से बैठ जाती है। जन्म की आलसी जो ठहरी मगर इतने से व्यवधान के लिए मुहूर्त नहीं टाला गया। प्रश्नशाला की बैठक हुई और उत्तर भी आया। अंतिम पर्ची ने बग्गू का नाम था जो पीठे पर बैठ बड़ी भाभी जी कांपते होठों से पड़ा। ऐसा लग रहा था कि ताजी धूल के इसके साथ उनकी आंखें नम हो आई हूँ। अब बारी थी बग्गू की बरसात पर छापे की जहाँ फिल्मी पोस्टर पेपर, कैसेट, साबुन, तेल के साथ ही ब्रांडी की एक छोटी सी बोतल भी थी। आईने के पीछे एक बड़ा सा दिया उल्टा रखा था। बड़े भैया ने सीधा किया तो उसके नीचे से ढेर सारी चिल्लर निकल कर बिखर गई। क्यों रे कहाँ से चुरा चुरा कर कट्टी है चिल्लर। दोनों भाई ने बग्गू पर लात घूसी पहुंचा कर दी। तन्नू और दीपू ऊपर की खिड़की से सहमे हुए देख रहे थे। बड़ी भाभी हक्की बक्की खड़ी देख रही थी और छोटी भाभी बाकायदा रो रही थी। अम्मा ने घुटने पकड़ कर इतनी दूर चौक तक चलकर आना जरूर नहीं समझा। वे अपनी राजगद्दी पर बैठी बैठी सोचकर मगन थी कि राम जी की कृपा से चोर पकड़ गया। अब पटाई हो रही है। इधर बग्गू लात घूसों के बीच बार बार चला रहा था। मैंने चोरी नहीं की भैया, मैं चोर नहीं हूँ। माँ कसम मैंने चोरी नहीं की। हमको भी पता है तेरी माँ की कसम कैसी पक्की है। जैसी माँ वैसा बेटा। चल बेटा अब तो थाने चलना। बग्गू कुछ बोल पाता उससे पहले ही छोटे भैया की लात बग्गू के पेट पर ऐसी पड़ी कि वह बिलबिला कर गिर पड़ा। दोनों भाई रुक गई कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। उसके थाने देने की बात छोड़ दी। पानी के छींटे मारे तो वह उठ गया। बड़े भैया बोले चल दफा हो जाए यहाँ से, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाएं। बग्गू निकलने को हुआ और भैया से बोला भैया जी मेरे पास जमा है, आप पर वो दो फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा, आपको मुँह नहीं दिखाऊंगा। माँ कसम फिर माँ कसम। बाज नहीं आया तू, कोई पैसे वैसे नहीं, वो सोना तूने उठाया नहीं, सबसे उसमें सब हिसाब कितना बराबर हो गया। अब जरा रास्ता ना। अब छोटे भैया कह रहे थे मैंने सोना नहीं लिया भैया। माँ की नहीं तो चाहे जिसकी कसम खिला लो। दोनों भाभी जी कसम, तनु दीदी कसम। अच्छा तो अब तू हमारे बीवी बच्चों की कसम खाएगा। बड़े भैया धाड़ कर जिस वक्त कह रहे थे उसी वक्त छोटे भैया ने खूंटी पर टंगी बग्गू की जीन्स में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाल कर खुद की जेब के हवाले कर लिया। बग्गू समझ गया कि 1000 रुपयों के साथ ही उसका लाइसेंस भी जब्त हो गया। फिर रोने लगा भैया मेरा पैसा दे दो, लाइसेंस दे दो। और छोटी भाभी आगे बढ़ाई थी भैया जी प्लीज़ बच्चे का रुपया लाइसेंस ना रखो, हमको पाप लगेगा। कौन सा हम रखेंगे, छोटी इसका रुपया स्वामी को दे देंगे, मंदिर के कलश में काम आएगा। तुम कहती हो तो वो लाइसेंस दे देते मगर फिर ये हमको कभी अपना मुँह नहीं दिखाएगा। और कार के लाइसेंस के साथ ही बग्गू ने सुख सागर छोड़ दिया। वह बहुत देर तक फुटपाथ पर बैठा रोता रहा। रात के करीब 1 बजे जब उसे पता लगा कि सब सो जाते हैं, वह हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए घर के सामने आया और उसे जोर से सुख सागर
लिखी संगमरमर की नेम प्लेट पर थी। हमारा सुख टूट कर नीचे गिर गया और सागर में दरार पड़ गई। कॉलोनी में कोई चिल्लाए भी कौन है, मगर उसके पहले ही बग्गू भाग गया था। फिर कभी नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया। इस घटना को 8 साल हो गए थे। अम्मा जी इस बीच नहीं रही। तन्नू की शादी हो गई थी। शादी ऐसे ठाट बाट से हुई थी कि देखने वाले देखते रह जाएं। दीपू आगे पढ़ाई करने लंदन चला गया था। बड़े भैया को डायबिटीज हो गया था। छोटे भैया को एक कार एक्सीडेंट में मल्टीपल फ्रैक्चर, जिसने ठीक होने के बाद भी उनका लंगड़ा कर चलना कभी नहीं छूटा। अम्मा के घुटनों का दर्द यूं आकर बड़ी भाभी के पाँव में समा गया था। मगर अब बग्गू जैसा कोई नहीं था जो पड़ोस के घर से खटमुड़े के पत्ते ला कर देता। उसके बाद 24 घंटे का आदमी मिला ही नहीं। बग्गू तो यहाँ गंगाधर जैसा भी नहीं। नौकर आते और छुट्टे काम करके चले जाते। दोनों भाभी जी जब बग्गू को याद करती, छोटी भाभी जी कुछ ज़्यादा ही। वे हमेशा कहती हमने बग्गू के साथ अच्छा नहीं किया। किसी का भी नाम आ जाता, बग्गू का नहीं आना चाहिए था। राम जी की पर्ची झूठी है। छोटी भाभी जी ने दोनों भैया लोगों यहाँ तक कि बड़ी भाभी जी से भी छुपाकर पंडित जी को रुपए दे दी थी कि कोई पूजा पाठ करा ले। यहाँ क्या मालूम बग्गू का हिसाब लग गया हो, जो घर घर में सबको कुछ न कुछ बीमारी हो गई हो। वैसे सबसे जटिल बीमारी तो छोटी भाभी जी को ही हुई थी। बार बार हाथ धोने की बीमारी, जिसके चलते उनकी हथेलियों की चमड़ी खिल गई थी। कभी कभी खून भी रिश्ता था। डॉक्टर ने कहा साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। साइकेट्रिस्ट कहा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और दवा भी लिखी, साथ ही मरीज की हिस्ट्री भी जानना चाहिए। मगर छोटी भाभी जी ने बताई नहीं। इनमें से कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि भैया लोगों की फैक्ट्री बैठ जाए या घर की चक्री रुक जाए। टोचोरी सही जिंदगी चल तो रही थी, कमाई भी तगड़ी सी हो रही थी। तभी एक दिन की बात है, भैया लोगों के ऑफिस से एक आदमी दौड़ता हफ्ता है। उसने बड़ी भाभी जी के कान के एकदम नजदीक मुँह लाकर कुछ कहा। बड़ी भाभी जी ने छोटी भाभी जी को दौड़कर अलर्ट किया। अरे छोटी, हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अभी तो वे ऑफिस में हैं, घर भी आ सकते हैं। तुम्हारे कहने लगते तो सब डिक्लियर है ना, और बैंक में भी होंगे। मेरे पास मेरे मायके के 2 सेट हैं। मैं पड़ोस में मधु के यहाँ रखने जा रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है, दे दो, वहाँ भी रखाऊंगी। मेरे तो सब सेट डिक्लियर हैं, बैंक में भी रखे हैं। मगर क्या छोटी, एक चीज़ है अनडिक्लियर। वे अपने गहनों के साथ मधु के यहाँ रख दो भाभी जी। दो, वो क्या है? 9 तोला सोना। बड़ी भाभी जी से आके मिलाई बगैर छोटी भाभी जी बोली। धन्यवाद।